हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल अग्रवाल और मैं हूं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो लोग अक्सर करते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट्स को लेते समय, और हम ये भी देखेंगे कि आप उसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं ताकि आप अपने हेल्थ को और अच्छे से बूस्ट कर पाए। तो अब चलिए शुरू करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले गलती के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली गलती ये है कि लोग अक्सर विटामिन डी को बहुत ज्यादा हल्के में ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि विटामिन डी तो सिर्फ बोन्स के लिए है, पर ऐसा नहीं है। विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि हमारे जीनोम के 10% को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। इसका मतलब विटामिन डी का रोल हर एक सेल में है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में है और इन्फ्लेमेशन को कम करने में है, और ऑब्वियसली बोन्स तो है ही। विटामिन डी को नेचुरल इम्यून मॉड्यूलेटर भी कहा जाता है और विटामिन डी जो है हमारे इम्यूनिटी को बैलेंस करता है, साथ में एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी काफी अच्छी रहती है। एडिक्वेट विटामिन डी से इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है, हमारा मूड अच्छा रहता है और ओवरऑल हमारा हेल्थ जो है वो काफी इंप्रूव्ड रहता है। तो गलती ना करें और विटामिन डी के इंपॉर्टेंस को समझें। इट इज नॉट जस्ट अनदर विटामिन, ये एक फाउंडेशनल हार्मोन विटामिन है जो आपके हेल्थ के हर एस्पेक्ट को टच करता है। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती, विटामिन डी जो है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और लोग इसे अक्सर सिर्फ पानी के साथ और खाली पेट ले लेते हैं, जिस वजह से विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता। तो एक स्टडी में 2 ग्रुप्स को लिए गए और एक ग्रुप में 50,000 IU ऑफ विटामिन डी दिया गया, वो भी फैट फ्री मील के साथ, और वही दूसरे ग्रुप में अच्छे से फैट रखा गया उनके खाने में और उनको भी 50,000 IU विटामिन डी दिया गया। और 12 घंटे के बाद जब उनका ब्लड चेकअप हुआ और उसमें जो विटामिन डी के लेवल्स देखे गए, जो अपने फूड में अच्छे से फैट लिया था साथ में विटामिन डी लिया था, तो उनके ब्लड लेवल्स में 32% ज्यादा विटामिन डी का लेवल्स पाया गया। यानी प्रेजेंस ऑफ फैट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी सिग्निफिकेंटली। इवन जो क्लीवलैंड क्लिनिक एक पेपर उन्होंने भी पब्लिश किया, तो उसमें भी ये पाया गया कि जो विटामिन डी है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसीलिए ये फैट के प्रेजेंस में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको खाली पेट नहीं लेना है। ऑब्वियसली आपको पानी से उसको सप्लीमेंट को लेना होगा, पर जब आप सप्लीमेंट को ले लें या उससे पहले या उसके बाद डेफिनेटली 1 चम्मच आप घी भी ले सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या फिर MCT ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर आप विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से पहले या बाद में फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं। तो तीसरी सबसे बड़ी गलती, आप विटामिन डी तो ले रहे हैं लेकिन आप मैग्नीशियम को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, मैग्नीशियम जो है वो एक की कोफैक्टर है विटामिन डी मेटाबॉलिज्म के लिए। देखिए, आप जितना ज्यादा विटामिन डी लेंगे उतना ज्यादा मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगी विटामिन डी को एक्टिवेट करने की। तो साइंस ये कहती है और रिसर्च जो किया गया है वो ये कहता है कि जो मैग्नीशियम की कमी है उससे विटामिन डी के सिंथेसिस का पाथवे बंद हो सकता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी अच्छे से काम ही नहीं कर पाए। विटामिन डी को लिवर और किडनी में एक्टिवेट करने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट है तो विटामिन डी सप्लीमेंट लेने के बाद भी आपके ब्लड लेवल्स में विटामिन डी लेवल्स बढ़ नहीं पाएंगे, या फिर विटामिन डी का प्रॉपर यूज जो है वो नहीं हो पाएगा, या फिर विटामिन डी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। स्टडीज में ये भी देखा गया है कि जिन लोगों में मैग्नीशियम जो सप्लीमेंटेशन है वो अगर अच्छे से रखा गया है तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी का रिस्क काफी कम हुआ है। तो विटामिन डी शुरू करने के बाद अक्सर लोग कुछ कंप्लेंट्स करते हैं कि नींद खराब हो गई है या फिर जो मसल्स हैं उसमें क्रैम्प्स ज्यादा बढ़ गए हैं। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की है, क्योंकि जब आप विटामिन डी लेंगे तो मैग्नीशियम जो है वो यूज करेगा विटामिन डी उसको एक्टिवेट करने के लिए, और अगर आप ऑलरेडी बॉर्डर लाइन मैग्नीशियम डेफिशिएंट है तो ये जो सिम्टम्स है ये उभरने लगे। तो देखिए, ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मसल क्रैम्प्स है या स्पैज्म है, जैसे पिंडलियों में आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं। इसके बाद आपको वीकनेस या फिर थकान हो सकता है। देखिए, अगर आपको थकान या वीकनेस हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी है। अब जो तीसरा सिम्टम आपको दिख सकता है, वॉमिट होना या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट। बिना कोई रीजन के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वॉमिट जैसा हो रहा है या फिर आपकी भूख जो है वो कम हो गई है तो कंसीडर मैग्नीशियम। इसके बाद मैग्नीशियम की कमी से हार्ट बीट के इश्यूज भी हो सकते हैं, मतलब पैल्पिटेशंस का जो प्रॉब्लम है ये बढ़ सकता है। तो अगर आपको ये साइंस दिख रहे हैं विटामिन डी को लेने के बाद तो आप समझ जाइए कि बॉडी बुला रही है मैग्नीशियम को, बॉडी चीख रही है कि भाई मुझे मैग्नीशियम चाहिए। और स्टडीज ये भी कहती है कि मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर विटामिन डी मेटाबॉलिज्म, और अगर आप विटामिन डी का जो क्वांटिटी है वो काफी अच्छे से आप लेंगे तो मैग्नीशियम जो है उसका डिप्लीशन होगा। इसके लिए इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप या तो अपने डाइट में मैग्नीशियम रिच फूड ले लें,
या फिर आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं मैग्नीशियम। अब लोग अक्सर ये तो समझ जाते हैं कि चलो भाई मैग्नीशियम लेना है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि वो गलत प्रकार का मैग्नीशियम लेते हैं। अक्सर लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं, जबकि उनको लेना चाहिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो सिर्फ 4% एब्जॉर्ब होता है, बाकी का जो है वो आपके पेट साफ करने के काम आ सकता है। इसीलिए अगर आपको मैग्नीशियम लेना है तो आप मैग्नीशियम साइट्रेट या फिर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी ले सकते हैं। इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। सिर्फ ये एक छोटा सा चेंज अगर आप करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि आपके विटामिन डी का जो असर है वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि जो को फैक्टर है मैग्नीशियम वो उसको सही मिल रहा हो। अब जो चौथी गलती है वो ये है कि लोग जब विटामिन डी लेते हैं वो भी अच्छे क्वांटिटी में, तो एक और न्यूट्रिएंट है जो भूल जाते हैं, वो है विटामिन K2। देखिए विटामिन डी जो है वो लिया जाता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जब आप विटामिन डी लेते हैं तो कैल्शियम तो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन कहाँ होता है? सॉफ्ट टिश्यूज में, जैसे आर्टरीज या फिर किडनीज या फिर इवन जॉइंट्स में हो सकता है। जबकि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब कहाँ होना चाहिए? बोन्स। तो जब आप विटामिन डी जो है अगर आप K2 के साथ लेते हैं तो विटामिन K2 ये इंश्योर करता है कि जो कैल्शियम का डिपोजिशन है सॉफ्ट टिश्यू में, जैसे आर्टरीज में या फिर किडनीज में, तो वहां से वो मोबिलाइज हो, और विटामिन डी इंश्योर करता है कि ये बोन्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाए। सो विटामिन K2 स्पेशली MK7 फॉर्म में तो करता ये है कि ये दो प्रकार के प्रोटीन्स, एक तो है ऑस्टियोकैल्सिन जो कि कैल्शियम को बोन्स में एब्जॉर्ब कराता है, और वही दूसरी तरफ है मैट्रिक्स GLA प्रोटीन जो कि जो सॉफ्ट टिश्यू है वहां से कैल्शियम को मोबिलाइज करता है और फर्दर वहां पे जमने नहीं देता। तो देखिए जो विटामिन डी है वो ये दोनों प्रोटीन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, पर इनको एक्टिवेट करने का काम है विटामिन K2 का। सो विटामिन डी और विटामिन K2 सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं। स्टडीज ने ये भी बताया है कि जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन लिया जाता है तो ओवरऑल जो बोन्स का मिनरलाइजेशन है वो काफी हद तक इंप्रूव होता है, और जो आर्टरीज का कैल्सिफिकेशन है वो कम होता है। सो मल्टीपल स्टडीज कंफर्म कि कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन डी and vitamin K2 reduces the risk of fracture and reduces the risk of arterial calcification। अब देखिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो आप विटामिन K2 ले रहे हैं वो MK7 फॉर्म में होना चाहिए, ना कि MK4। देखिए इसमें दो प्रकार के विटामिन K2 आते हैं। जो MK4 फॉर्म ऑफ विटामिन K2 है वो उसका जो हाफ लाइफ है वो काफी कम है, मतलब वो शॉर्ट एक्टिंग विटामिन K2 है, और जो MK7 है वो लॉन्ग एक्टिंग है। मतलब विटामिन K2 जो MK4 वर्जन है वो आपके ब्लड में कम समय तक रहेगा, और MK7 वर्जन जो है वो आपके ब्लड में ज्यादा समय तक रहेगा। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर आप पूरे दिन भर में 5000 IU ऑफ विटामिन डी ले रहे हैं तो आपको 100 to 200 mcg विटामिन K2 का भी लेना है, वो भी MK7 फॉर्म में। अब हम चलते हैं पांचवी गलती की तरफ। तो देखिए जो जिंक है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और बहुत कम लोगों को ये पता है कि जिंक जो है वो भी वन ऑफ द को फैक्टर्स है विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म के। आपके स्किन में जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है बेसिकली यही कन्वर्ट होता है विटामिन डी के फॉर्म में जब सनलाइट का एक्सपोजर पड़ता है। लेकिन अगर जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो इसकी जो एफिशिएंसी है, जो कन्वर्जन का एफिशिएंसी है, वो कम हो जाता है। सो जिंक इज अ को फैक्टर फॉर विटामिन डी फंक्शंस। स्टडी ये भी कहती है कि जो जिंक है वो विटामिन डी रिसेप्टर्स के फंक्शनिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अगर जिंक का लेवल लो है तो विटामिन डी जो है वो हमारे जीन्स को अच्छे से एक्टिवेट नहीं कर पाता, और कुछ स्टडीज ये भी बताती है कि अगर जिंक का जो लेवल है वो अगर कम है सो इट विल प्रिडिक्ट विटामिन डी डेफिशिएंसी एज वेल। साथ ही ये भी देखा गया है कि जो जिंक है वो कोलेस्ट्रॉल टू विटामिन डी का जो कन्वर्जन प्रोसेस है उसमें भी इनडायरेक्टली हेल्प करता है, क्योंकि जिंक जो है वो काफी ज्यादा एंजाइम्स के ओवरऑल फंक्शनिंग में इन्वॉल्व रहता है। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर आप पूरे दिन भर में 10,000 IU विटामिन डी ले रहे हैं तो आपको लगभग 30 to 50 mg जिंक भी लेना चाहिए, या फिर एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं कि आप अपने डाइट के थ्रू एटलीस्ट 10 to 12 mg जिंक लें, जैसे कि नट्स हो गए, सीड्स हैं, या फिर मीट प्रोडक्ट्स हैं, या फिर इवन शेलफिश हैं, इनमें आपको जिंक अच्छा मिल सकता है। अब देखिए जो छठवीं गलती है वो ये है कि लोग अक्सर विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन को किसी मल्टीविटामिन के भरोसे छोड़ देते हैं, जिसमें मोस्टली 400 to 800 IU विटामिन डी होता है, और जो ओल्ड गाइडलाइन है उसके हिसाब से अराउंड आपको 600 to 800 IU विटामिन डी पर डे चाहिए होता है। पर रिसर्च ये बताती है कि इतने कम विटामिन डी डोजेस से ज्यादातर लोगों का ऑप्टिमल लेवल कभी पहुंच ही नहीं पाता। एक इंटर माउंटेन हेल्थ स्टडी में ये पाया गया कि जब 600 to 800 IU पर डे का विटामिन डी जब लिया जा रहा है तो ज्यादातर लोगों में विटामिन डी ऑप्टिमल लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहा है। और उसी स्टडी में ये भी पाया गया कि जब 2000 IU पर डे विटामिन डी दिया गया
तो सिर्फ 13% लोगों में ऑप्टिमल विटामिन डी लेवल पहुंच पाया। तो आधे से ज्यादा पेशेंट को 5000 to 8000 IU पर डे चाहिए था अपने ऑप्टिमल लेवल को रीच करने के लिए, और कुछ लोगों को तो 10,000 IU भी चाहिए था। तो जो स्टैंडर्ड 600 to 800 IU पर डे बताया गया है, उससे किसी का भी फायदा नहीं होने वाला और किसी का भी विटामिन डी ऑप्टिमल लेवल पर पहुंचने ही नहीं वाला। सो एक्सपर्ट्स लाइक डॉक्टर माइकल हॉलिक, जो कि विटामिन डी में एक पायनियर है, और डॉक्टर ब्रूस हॉलिस, जो कि लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में रिसर्च करते हैं, दे हैव लॉन्ग आर्ग्यूड कि विटामिन डी के और ज्यादा डोजेस की रिक्वायरमेंट। सो डॉक्टर हॉलिस के 2015 में उन्होंने एक ट्रायल लिया लैक्टेटिंग मॉम्स में, और उन्होंने 6400 IU पर डे का विटामिन डी दिया, और अल्टीमेटली उन्होंने ये पाया कि जो ब्रेस्ट मिल्क है इट वाज रिच विद विटामिन डी। और डॉक्टर माइकल हॉलिक का भी यही कहना है कि एटलीस्ट पूरे हफ्ते में 60,000 IU ऑफ विटामिन डी चाहिए, मतलब पर डे का 10,000 IU टू ट्रीट इट्स डेफिशिएंसी, और इसको आपको एटलीस्ट 8 वीक्स तक लेना है। इनफैक्ट एंडोक्राइन सोसाइटी ने जो इसका अपर लिमिट है, जो सेफ लिमिट है, उसको 10,000 IU पर डे के हिसाब से सेट किया। सो इन शॉर्ट, इस तरह का मिस्टेक मत करो, क्योंकि 800 IUs पर डे बहुत ही कम है आपके शरीर के जरूरतों के हिसाब से, और स्पेशली तब जब सन एक्सपोजर इतना कम हो। सो एटलीस्ट पूरे हफ्ते का 60,000 IU विटामिन डी आपको लेना है, जो मोस्टली फिजिशियंस भी रेकमेंड करते हैं। अब जो सातवीं गलती है वो ये है कि विटामिन डी टॉक्सिसिटी के नाम से डर जाना। बहुत सारे लोग जो है विटामिन डी के टॉक्सिसिटी के नाम से डर जाते हैं। जब हम हाई डोज की बात करते हैं तो लोग अक्सर डर जाते हैं कि भाई अगर इतना ज्यादा विटामिन डी लिया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा, या फिर किडनी का डैमेज हो सकता है, या फिर कैल्शियम की मात्रा ब्लड में वो काफी हद तक बढ़ सकती है। सो विटामिन डी टॉक्सिसिटी एक बहुत ज्यादा ओवरहाइप बन चुकी है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि लोगों को जो है जो रियल डेटा है वो ही नहीं पता। देखिए, जो डेटा है वो ये कहता है कि विटामिन डी टॉक्सिसिटी होना बहुत ही मुश्किल है अनलेस आप बहुत हाई डोज पर हैं बहुत लंबे समय के लिए। एक स्टडी में ये भी देखा गया कि हेल्दी मेल इंडिविजुअल्स में 10,000 IU पर डे का विटामिन डी 5 महीने तक देने के बाद भी उनमें हाइपर कैल्सीमिया नहीं देखा गया और कोई भी दूसरे इश्यूज नहीं पाए गए। और जो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी है वो अगर 4000 IU बहुत सालों तक अगर वो लिया जाए और उससे 50 mg पर ml से लेके 150 mg पर ml तक पहुंच गया अगर विटामिन डी लेवल, तो ये क्रॉनिक टॉक्सिसिटी हो सकता है। तो इस तरह की गलती ना करें। लोग अक्सर ज्यादा डोजेस से घबरा जाते हैं, या तो विटामिन डी लेना बंद कर देते हैं या फिर बहुत ही माइक्रो डोजेस पे आ जाते हैं। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विटामिन डी टॉक्सिसिटी बहुत ही रेयर होता है। इंस्टेड आपको ये फोकस करना है कि आपका जो ब्लड लेवल्स है उसमें विटामिन डी लेवल्स जो है वो अराउंड 30 mg पर ml से लेके 50 mg पर ml तक हो। अब जो 8वीं सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि विटामिन डी का टेस्ट ही ना कराना। देखिए, अगर आप विटामिन डी का टेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपको ये पता कैसे पड़ेगा कि आपके ब्लड में विटामिन डी कितना ज्यादा या कितना कम है। ज्यादातर लोग जो है वो अंदाजे सप्लीमेंट लेते हैं या फिर धूप से विटामिन डी लेते हैं, बिना ये चेक कराए कि उनके ब्लड में विटामिन डी लेवल्स कितने ज्यादा या कितने कम है। क्योंकि हर इंसान का जो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो अलग अलग है, और ये बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों में शायद 2000 IU पर डे विटामिन डी में भी 40 mg पर ml जो है वो अचीव कर पाएंगे, जो अपना ऑप्टिमल स्टेटस होता है विटामिन डी का। कुछ लोगों में शायद 5000 IU पर डे में भी अचीव ना कर पाए अपना जो ऑप्टिमल विटामिन डी लेवल्स है उसको। और ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन कलर है, या फिर वेट है, या फिर गट एब्जॉर्प्शन का क्या स्टेटस है, क्या लेवल है गट के एब्जॉर्प्शन का, या फिर जेंडर भी हो सकता है, या फिर क्या वो कोई दूसरे मेडिकेशंस भी ले रहे हैं, जो दूसरे जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, उस रिलेटेड कोई अगर वो मेडिकेशंस ले रहे हैं तो वहां पर भी विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट कर सकता है। या फिर उनका लिवर किडनी का फंक्शन कैसा है, उस पर भी विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन काफी हद तक निर्भर करता है। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा टेस्ट कराना है, क्योंकि अक्सर लोग गलत टेस्ट करा लेते हैं बाय मिस्टेक। सो आप इंश्योर करें कि आपको 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, ये जो टेस्ट है ये प्रॉपर एक मार्कर है कि आपका जो विटामिन डी है वो किस लेवल पर है। और ये जो टेस्ट है ये बेसिकली स्टोरेज फॉर्म में है, इसीलिए आपको इससे डेफिशिएंसी या सफिशिएंसी प्रॉपर तरीके से पता लगता है। इसमें आपको इसका भी ध्यान रखना है कि 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी का जो टेस्ट है, जो कि कैल्सिट्रियोल का टेस्ट है, ये आपको नहीं कराना है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये आपको नॉर्मल दिखाएगा कि आपके ब्लड लेवल्स में ये नॉर्मल है, जबकि एक्चुअल में जो आपका विटामिन डी है वो शायद आप डेफिशिएंट हो।
अब देखिए जो 9वीं गलती है वो थोड़ी सी टेक्निकल है पर बहुत ही क्रूशियल मिस्टेक हो सकता है ये, कि लोग अक्सर विटामिन डी जब ले रहे हैं तो विटामिन D3 की जगह विटामिन D2 ले लें। विटामिन D2 को अर्गो कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। रिसर्च ये भी दिखाती है कि जो विटामिन D3 है इट इज फार मोर इफेक्टिव इन रेजिंग विटामिन D3 लेवल्स इन द ब्लड। तो अब देखिए ऐसा क्यों है कि विटामिन D2 जो है वो विटामिन D3 के कंपैरिजन में इंफीरियर है। तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि विटामिन D3 का जो हाफ लाइफ है वो ज्यादा है, मतलब विटामिन D3 आपके ब्लड में ज्यादा समय तक रहता है। विटामिन D2 का जो मेटाबोलाइजेशन है वो ज्यादा फास्ट होता है। साथ में कुछ रिसर्चेस में ये भी बताया गया है कि जो विटामिन D2 है उसका जो बाइंडिंग है विटामिन डी रिसेप्टर्स में वो थोड़ा वीक है कंपेयर टू विटामिन डी। अब देखिए इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो ये भी है कि स्टडीज ये बताती हैं कि विटामिन D3 का जो पोटेंसी है वो विटामिन D2 के कंपैरिजन में 2 to 3x है। मतलब अगर आप 1000 IU विटामिन D3 ले रहे हैं तो आपको वही असर आने के लिए एटलीस्ट 2000 to 3000 IU विटामिन D2 का लेना पड़ेगा। सो समिंग इट अप, तो आपको विटामिन D3 लेना है ना कि विटामिन D2। सो दिस विल एंश्योर कि जो आपके एफर्ट्स हैं वो वेस्ट ना जाए और आपके जो लेवल्स हैं वो इफेक्टिवली ऊपर आए। अब जो 10वीं गलती है वो ये है कि कुछ लोग जो है वो स्टैटिन्स या फिर इवन जो पेन किलर्स होते हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उन पे होते हैं, और ये जो मेडिकेशंस है ये विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को कम करती है। रिसर्च ये सजेस्ट करते हैं कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो वीडीआर मतलब विटामिन डी रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट करते हैं और विटामिन डी को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उसको बढ़ा देते हैं। सो एक नेशनल स्टडी में ये भी देखा गया कि जो लोग ओरल स्टेरॉइड्स पर हैं उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी जस्ट डबल हो जाती है कंपेयर टू जो लोग स्टेरॉइड्स पर नहीं है। इसीलिए अगर आप स्टेरॉइड्स पर हो तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो आपको विटामिन डी के डोजेस है उसको आपको बढ़ाने हैं। मतलब आपको इसको कंसिडर करना है कि अगर आप स्टेरॉइड्स में हैं तो फिर आप जो नॉर्मल डोजेस होते हैं विटामिन डी के वो ना लेते हुए आपके जो फिजिशियंस है वो आपको ज्यादा डोज दे विटामिन डी। अब देखिए जो दूसरा ड्रग है वो है स्टैटिन्स। तो ये जो स्टैटिन्स है ये आपके लिवर में कोलेस्ट्रॉल के जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है, जिस वजह से इनडायरेक्टली आपके शरीर में विटामिन डी के लेवल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि विटामिन डी जो है वो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। देखिए स्टैटिन के यूज से आपके स्किन में जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है जिसके सिंथेसिस से जब सनलाइट का एक्सपोजर पड़ता है और सिंथेसिस होता है और ये 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप स्टैटिन्स पर है तो ये 7DHC भी कम हो जाएगा जिससे सिंथेसिस भी कम होगा। अब देखिए कुछ स्टडीज ये भी मेंशन करती हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोलेस्टिरामाइन कैन लोअर विटामिन D3 लेवल। ये जो मेडिकेशंस है ये फैट और फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं इसको गट में बाइंड करके बाहर निकाल देते हैं, जिस वजह से डेफिशिएंसी का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। सो इस तरह के जो मिस्टेक्स हैं इसको अवॉइड करने के लिए आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और डॉक्टर को बताएं कि जो आपके मेडिकेशंस हैं वो क्या क्या चल रहे हैं। तो इस केस में डॉक्टर्स आपको विटामिन D3 का जो डोज है वो ज्यादा दे सकते हैं। अब जो इसमें 11वीं गलती है वो ये है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं धूप से विटामिन डी का सिंथेसिस तो कर लूंगा तो मुझे सप्लीमेंट्स की क्या जरूरत है। सोच सही भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग गलत समय पे धूप लेने जाते हैं। अक्सर लोग सुबह सुबह 7 बजे या फिर 8 बजे का धूप लेते हैं, या फिर जो इवनिंग का जो सन होता है जैसे 5 o'clock या 6 o'clock तब जाके लेते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि तब जो है UVA रेज ज्यादा होता है ना कि UVB रेज। UVB रेज लगता है विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए। अब देखिए जो UVB रेज है वो सबसे ज्यादा होता है जब धूप ऊपर हो, मतलब लगभग सुबह के 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच UVB रेज जो है वो एडिक्वेट होता है। इसे समझने का एक दूसरा तरीका भी है। मान लीजिए अगर आप धूप में चल रहे हैं और आपकी जो परछाई है वो आपके कद से छोटी है, इसका मतलब ये है कि UVB रेज एडिक्वेट मात्रा में है। और वही अगर आपकी परछाई आपके कद से लंबी है मतलब वो सही समय नहीं है धूप लेने का। अब देखिए ये मैं समझ सकता हूँ कि अगर धूप जो है वो 10 से 2 के बीच में जो UVB रेज है वो सबसे अच्छा होगा, पर प्रॉब्लम ये भी आती है कि इस समय पर जो धूप है उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा होता है, मतलब जो धूप है वो काफी कड़कता हुआ होता है। इसीलिए कई बार इस समय पे धूप में जाना सही नहीं होता। इसीलिए अगर आपको धूप लेना भी है तो आप 10 से 11 के बीच में जा सकते हैं,
इस समय पर धूप इतनी ज्यादा कड़कती होती भी नहीं है और आपको प्रॉपर तरीके से यूवी बी रेज मिल भी जाएगा। और इसीलिए साइंस भी ये कहती है कि अगर आपको विटामिन डी का सिंथेसिस अच्छे से करना है तो यूवी इंडेक्स मोर देन 3 होना चाहिए, जो कि मोस्टली आपको सुबह के 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप इस तरह की गलती ना करें। अगर आपको धूप लेना ही है, धूप सेकना है, तो सुबह के 10 से 11 बजे के बीच में आप जा सकते हैं। कम से कम आप 20 मिनट 15 से 20 मिनट आप धूप सेक सकते हैं। और आप ये इंश्योर कीजिए कि जो आप कपड़ा पहन भी रहे हैं वो सफेद हो, ना कि कोई ब्लैक हो या कोई दूसरा कलर हो, ताकि मैक्सिमम एक्सपोजर आपका धूप में हो पाए। अब जो 12वीं गलती है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर सनस्क्रीन का जो लोग यूज करते हैं उस वजह से जो यूवी बी रेज है वो ब्लॉक हो जाते हैं। और जो सनस्क्रीन जिस चीज के लिए बना है, बेसिकली सनस्क्रीन हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमको टैनिंग ना हो या फिर हमारा जो स्किन एजिंग हो रही है धूप के एक्सपोजर की वजह से, वो सब ना हो। तो बेसिकली एसपीएफ जो है वो यूवी बी रेज को ब्लॉक करता है और यूवी ए रेज को पास कर देता है। अब प्रॉब्लम यह है कि यूवी ए रेज जो है वो ही कॉज करता है टैनिंग और एजिंग और इवन स्किन कैंसर, और जो यूवी बी रेज है वो विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए लगता है। हाँ, अगर आपका सनस्क्रीन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन देता है तो बात अलग है, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी ये आती है कि यूवी बी रेज ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे विटामिन डी का सिंथेसिस जो है वो भी नहीं हो पाता। तो इसका सोल्यूशन भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कि आप जब यूवी बी रेज होता है तो 10 से 11 के बीच, जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी समझाया, तो आप 10 से 11 के बीच जा सकते हैं। एटलीस्ट 20 मिनट्स आप धूप ले सकते हैं बिना कोई सनस्क्रीन के, और उसके बाद अगर आपको बाहर निकलना भी हो तो आप सनस्क्रीन लगा के जा सकते हैं। तो इससे आप एक एडिक्वेट यूवी बी रेज ले भी लेंगे सिंथेसिस के लिए और आपका स्किन का प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। सो वाओ, हमने काफी कुछ समझ लिया विटामिन डी के बारे में, कि विटामिन डी सिर्फ एक कोई सप्लीमेंट तक सीमित नहीं है, इतना सिंपल नहीं है विटामिन डी को प्रॉपर इसका सिंथेसिस करना और इसका एब्जॉर्प्शन करना। तो आई होप आपको इसमें काफी नॉलेज मिला हो, और अगर आपको ऐसा लगा हो कि यार इसमें 3-4 गलतियां मेरी भी निकल आई हैं, तो कोई बात नहीं, इसको अभी आप सुधार लें। जब जागो तब सवेरा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू वेरी मच।